स्वागत है आपका खेत खलिहान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हाजिर हैं खेत खलिहान के एक नए एपिसोड और नई जानकारियों के साथ। हमेशा की तरह हम बात करेंगे कृषि संबंधित तमाम नई जानकारियों के बारे में, ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और आप उसका लाभ ले सकें। आज के अंक में क्या है विशेष, सबसे पहले आपको ये बता दें। जी हाँ, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में और उसके बाद आपको विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे प्याज और लहसुन की खेती पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खेत खलिहान की। आज हम बात करेंगे पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में। जी हाँ, पत्तेदार सब्जियों की अगर हम बात करें तो पोषण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। हमारे किसान भी पत्तेदार सब्जियों की खेती कर अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। खासतौर से अगर आप पालक, मेथी और धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आज की विशेष रिपोर्ट आपके लिए है। आप देखें, अब बारिश का मौसम धीरे धीरे लगभग समाप्ति की ओर है और आपको रात में थोड़ी ठंड बढ़ गई है और धीरे धीरे अब सर्दियों का आगमन होने लगा है। तो सर्दियों का मौसम अक्टूबर से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसमें अब सर्दियों की फसलों में ज़्यादातर सब्जियां आती हैं और उनकी अच्छे से बुआई की खेती की जाती है। और इसमें पत्तेदार सब्जियों की जहां तक हम बात करते हैं तो इसमें पालक, मेथी, सरसों साग, बथुआ, धनिया, लेट्यूस, ये सारी अन्य सब्जियां जो हमारी हैं, कुछ और भी देसी सब्जियां भी हैं, पाक चोई है, ये सब इस मौसम में अब लगाई जाती हैं। इनकी खेती हमारे देश में बहुतायत रूप में की जाती है और इसकी खेती करके हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। अब जैसे पालक है, मेथी, सरसों साग, इनमें लागत मूल्य तो बहुत कम लगता है और इनका जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा है। पहले मैं उन्नत किस्मों की बात कर लूँ। पालक है जैसे, ये बहुत ज़्यादा हमारे बाज़ार में बिकती है और पालक में ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा भारती और पूसा हरित, ये 4 उन्नत किस्में हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में उगाई जाती हैं। पूरे भारतवर्ष में इनकी खेती की जाती है। आप देखें, पत्तेदार सब्जियों के अंदर में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस के अलावा विटामिन ए बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इनमें देखें तो आप प्रोटीन भी थोड़ी पाई जाती है, लेकिन इनमें वसा और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता है। इसकी वजह से ये हमारे जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद पाई जाती है और उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसलिए जाड़े के दिनों में काफ़ी समय तक ये उपलब्ध रहती हैं और उनके लिए भी एक अच्छा सब्जी का स्रोत है जिनको ये अपने भोजन में समावेश कर सकते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं, पालक है। अब दूसरी है मेथी। मेथी में आप 2 तरह की होती हैं, एक होती है पूसा कसूरी और एक होता है जो पूसा अर्ली बंचिंग। ये दोनों पत्तियों के लिए की जाती हैं। तो पूसा अर्ली बंचिंग जो है ये बिल्कुल पत्ते के लिए की जाती है और ये इसका सीड स्पाइस के रूप में भी, जैसे आप मेथी दाना जो होता है उसके लिए भी ये बनाई जाती है। तो पहले इसकी तो पत्तियों के लिए ही मांग ज़्यादा होती है और हमारे किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें फूल देर से आता है। इसकी एक ख़ास गुण है कि इसमें फूल देर से आता है और दूसरे किस्मों की अपेक्षा। और जो मेथी कसूरी है इसमें खुशबू बहुत होती है, इसके बीज में भी खुशबू आती है और इसके पत्तियों में भी खुशबू बहुत रहती है। तीसरी एक किस्म है हिसार सोनाली, ये भी मेथी की एक अच्छी किस्म है जो वहाँ से निकाली गई है, इसकी भी आप खेती कर सकते हैं। कल्टीवेटेड बथुआ जिसकी आप खेती कर सकते हैं, तो हमारे इस पूसा संस्थान से पूसा बथुआ 1 जो निकाली गई है ये लाल रंग वाली है और एक पूसा बथुआ 2 भी है जो कि हरे रंग की पत्ती वाली है और ये दोनों, इनकी अक्टूबर में ही बुआई की जाती है। आप इन दोनों किस्मों की भी बुआई कर सकते हैं। ये जो सरसों साग है, हम जो सब्जी वाला है पूसा सरसों साग 1, इसमें पत्तियां ही पत्तियां ज़्यादा आती हैं। इसी तरीके से अब आप देखें कि कितना बीज आपको चाहिए 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए। तो पालक है जैसे, पालक का 25 से 30 किलो बीज पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए। इसी तरीके से सरसों साग है, उसका 3 किलो बीज पर्याप्त होता है। जहाँ मेथी है, मेथी आप देखें उसको कम से कम 20 से 25 किलो 1 हेक्टेयर के लिए बीज आपको लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, मेथी दाना। और पूसा कसूरी जो है वो, इसका बीज छोटा होता है तो लगभग इसका 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ती है बीज लगाने के लिए। तो इस तरीके अगर बथुआ की आप खेती करना चाहते हैं तो बथुआ 2 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए बहुत ही
काफ़ी होता है। अब दूसरी बात ये रह गई कि आप खेती की तैयारी कैसे करें। अब देखिए, कोई भी फसल है, जब आप बुआई करते हैं तो आप अपने खेत को 2-3 बार अच्छे से कल्टीवेटर से या हल से, जिससे भी आपके पास जो सुविधा है उससे जुताई करें भली प्रकार से उसकी, और खरपतवार जो खेत में है उसको निकाल दें। निकालने के बाद जब आप करते हैं तो आपको पलेवा करने की ज़रूरत होती है। आप देखें, क्योंकि कोई भी फसल बोएं, अगर आप उसमें पानी भर के पलेवा करके उचित नमी देते हैं तो बीज का जमाव अच्छा होता है। उसको सुनिश्चित करने के लिए पलेवा दिया जाता है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पलेवा दिया जा रहा है खेत की तैयारी करने के लिए ही। अब पानी पलेवा देने का मतलब उसमें पानी भरा जा रहा है। पानी भरने के बाद ये 4-5 दिनों के बाद लगभग जुताई लायक फिर खेत ये तैयार होगी। तो फिर उसमें ये जुताई करके फिर खेत की तैयारी करके फिर बुआई करने का अपना प्रयास करना चाहिए। तो आप जैसे ही पलेवा दे लेते हैं, पलेवा देने के बाद जब उसमें जुताई करने लायक होता है तो लास्ट है आपका कि उसमें अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में जितना भी उपलब्ध है, कम से कम 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अगर है, तो ये पत्तेदार सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको रासायनिक खाद डालना पड़ेगा। तो आप अंतिम जुताई के समय में अगर आपके पास ये गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, केचुए की खाद, कोई भी है, जो भी ये आपके पास है, आप इसको अपने खेत में बिखेर दें। बिखेरने के बाद फिर उसमें ये पलेवा का प्रबंध करें, पलेवा लगाएं। लगाने के बाद जब पानी में इसमें सूख जाएगी, जब फिर जुताई करने का समय आ जाएगा इसमें 1 हफ्ते के अंदर, तो आप उसमें फिर रासायनिक खाद, तो कम से कम 25 से 30 किलो यूरिया और 40 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास 1 हेक्टेयर की दर से इसको आप खेत में बिखेर करके फिर इसमें आप बिजाई करने के लिए आप तैयारी करेंगे। तो आप मेड़ बनाना चाहते हैं तो मेड़ बनाएं। आप 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे मेड़ बनाएं और उसके ऊपर ही फिर बुआई करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और नहीं तो आप फ्लैट में भी 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार से कतार निकालें और फिर उसमें बीज की बुआई करें। देखिए, जहाँ तक ये संभव है कि अगर हो सके, ये पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप अगर थीराम आपके पास है या कैप्टाफ है तो आप इनका 3 ग्राम दवा और 1 किलो बीज के हिसाब से उस बीज में ही मिला लें हल्का सा। तो उसके बाद अगर आप बुआई करते हैं तो बहुत सारे जो फफूंद जनित रोग हैं मिट्टी के अंदर, वो इन बीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और अंकुरण में बहुत ही सहायता मिलती है। बीजों की जो आप डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं, तो जैसे पालक है और आपका मेथी है, इनको आप 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे कतार के अंदर बुआई करेंगे। गहराई मतलब इतनी गहराई पे नाली निकालेंगे तो उसके नीचे बुआई करेंगे और उसके बाद इसको फिर भुरभुरे हाथों से इसको फिर बंद कर देंगे। अगर आप बथुआ बो रहे हैं, सरसों साग बो रहे हैं, तो इनको आधा सेंटीमीटर नीचे, इनको बहुत ज़्यादा गहरा नहीं बोना होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप गहरा बो देंगे तो फिर इनके बीजों में इतनी क्षमता नहीं होती कि ये मिट्टी को तोड़ के ऊपर आएँ, तो इसलिए इनकी गहराई कम रखते हैं। तो जमाव के बाद जैसे ही आपका जमाव हो जाएगा उसके 10 दिन बाद फिर आपको उसमें थिनिंग करनी पड़ेगी। थिनिंग का मतलब है विरलीकरण करना, कि बहुत घने पौधे ना हो जाएं। तो जो बहुत घने पौधे हैं उसको निकाल के दूसरी जगह भी आप रोपाई कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब आपकी बात आती है कि हम खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए ये है कि जैसे ही आपने बिजाई कर ली और खेत में वो कर दिया, तो उसके बाद आप पेंडीमेथिलीन 3 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इस हिसाब से आप इसको छिड़काव पूरे खेत में कर दें। जैसे ही आपका फसल 30-35 दिन की हो जाए, पालक मेथी जैसे है, तो इसमें आपको कम से कम 25 से 30 किलो नत्रजन खड़े फसल में छिड़काव करनी है। लेकिन फिर भी अगर ग्रोथ आपको कम दिख रही है, ज़मीन में आपके उतनी जान नहीं रही है बुआई के समय में, तो आप चाहे तो 1% यूरिया का घोल भी बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। 10 ग्राम यूरिया और 1 लीटर पानी में घोल बना के इस तरीके से आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इनमें ग्रोथ पूरी प्रॉपर आएगी और अच्छा से बढ़ेगा। इन पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज़्यादा कीट मकोड़े का कोई प्रकोप नहीं आता है। कभी कभार इनके ऊपर रस्ट
वाइट रस्ट का कभी दिखने को मिलता है तो अगर दिखाई दे, आपको लगता है, तो आप डाइथेनियम 45 का एक घोल का छिड़काव कर देंगे। और फिर किसी तरीके जो अगर कोई चूसक कीट लग रहा है, चूसक कीट का प्रकोप आपको दिखाई दे रहा है, आपके खेतों में कोई कटिंग कर रहे हैं, पत्तियों में छेद दिखाई देने लगी है, तो आप एक नीम बीज अर्क का जो आता है 5% का, उसका 2 ml प्रति लीटर घोल बना के छिड़काव कर दें, तो आप इन सब चीज़ों से निजात पा जाएंगे। आपकी फसल बिल्कुल लहलहा के चलेगी और अधिक से अधिक आपको उत्पादन प्राप्त होगा। और इन सभी बातों का विशेष ध्यान रख करके आप खेती करें तो निश्चित ही आपको अधिक आमदनी प्राप्त होगी। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी पत्तेदार सब्जियों की खेती पर। इसी के साथ ही खेत खलिहान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे प्याज और लहसुन की खेती पर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेत खलिहान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस भाग में हम बात करेंगे प्याज और लहसुन की खेती पर। जी हाँ, अगर हम भारतीय आहार की बात करें तो बिना प्याज और लहसुन के ये अधूरा सा मालूम पड़ता है और इसके बिना जायका भी कुछ फीका फीका रहता है। हमारे किसान भी इस बात को भली भांति समझते हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पर हमारे देश में प्याज और लहसुन की खेती होती है। तो अगर आप भी प्याज और लहसुन की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, देखिए रिपोर्ट। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ने रंग और मौसम के अनुसार प्याज की 10 प्रजातियां और लहसुन की 2 प्रजातियां विकसित की है। जैसे कि प्याज की जो विकसित प्रजातियां है वह है भीमा डार्क रेड, भीमा रेड, भीमा राज, भीमा सुपर, भीमा किरण, भीमा शक्ति, भीमा लाइट रेड, भीमा श्वेता, भीमा शुभ्रा, भीमा सफ़ेद और लहसुन की भीमा ओमकार और भीमा पर्पल। तो मैं आपको एक एक प्रजाति के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमारी एक प्रजाति है भीमा डार्क रेड। इस नाम के अनुसार ही उसका रंग है जो डार्क रेड है। यह जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में आती है। यह जब लगाते हैं, लगाने के बाद मतलब पहले तो आप उसकी बुआई करेंगे, तो बुआई के बाद 45 डेज़ के बाद मतलब 45 दिन के बाद वह आती है आपके फील्ड में लगाने के लिए। मतलब रोपाई से निकाल के आपको फील्ड में लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद 120 या 125 दिन तक होने के बाद उसको निकासी के लिए आता है, मतलब कटाई के लिए आती है। और इसका जो एवरेज प्रोडक्शन है, जो इसकी औसत उत्पादन क्षमता है वो 20 से 22 टन प्रति हेक्टर है। और यह जो इसमें थ्रिप्स आते हैं उसके लिए यह सहनशील है, मतलब इसमें कम थ्रिप्स आते हैं। और इसका जो कलर है वह इसका वैशिष्ट्य है, विशेषता है। उसके बाद है हमारा भीमा रेड। भीमा रेड जो प्रजाति है वह भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात
महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में आती है। और यह जो है लेट खरीफ यानी कि पछेती खरीफ में भी आती है और रबी में भी आती है। यह 100 से 105 दिन के बाद, मतलब रोपाई के इतने दिन के बाद वो निकासी के लिए आती है। जो लेट खरीफ है और रबी है, मतलब पछेती खरीफ और रबी, तो उसमें 125 दिन लगते हैं। मतलब रबी में किसी भी प्रजाति को ज़्यादा दिन लगते हैं और खरीफ में 5 महीने में तैयार हो जाता है प्याज, और रबी में इसको 6 महीना लगती हैं। और जो भीमा रेड है वह भी, उसका भी जो प्रोडक्शन है वह 20-22 टन है, और वह खरीफ में, और रबी में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, 30 से 35 टन आता है। और जो लेट खरीफ है, पछेती खरीफ में अगर लगाई तो उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो उत्पादन है वह 40 से 45 टन तक भी होता है, टन प्रति हेक्टर। और इस पे जो है भंडारण क्षमता कम रहती है। जो भी खरीफ की वैरायटीज़ है उसमें भंडारण क्षमता कम रहती है, और रबी की जो है, लेट खरीफ की जो है, उसमें भंडारण क्षमता ज़्यादा रहती है। भीमा राज एक वैरायटी है हमारी, तो वो भी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में खरीफ में आती है और लेट खरीफ में आती है, और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा गुजरात में रबी में आती है। तो ये भी 100 से 105 दिन में तैयार हो जाती है मेन फील्ड में लगाने के लिए रोपाई के बाद। और उसके बाद जो है वो 115 से 120 दिन में निकासी के लिए आती है, हार्वेस्टिंग के लिए आती है। और इसका भी जो प्रोडक्शन है वो 24 से 26 टन है खरीफ के लिए, और लेट खरीफ में उसका 40 से 45 टन है, और रबी में उससे ज़्यादा आता है, मतलब खरीफ से ज़्यादा आता है 25 से 30 टन। लेकिन जो रांगड़ा यानी लेट खरीफ है, पछेती खरीफ है, उससे कम आता है रबी में। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है प्याज का वह पछेती खरीफ मौसम में होता है। फिर हमारी एक और प्रजाति है भीमा सुपर नाम की। ये नाम की जैसी है, सुपर है, बहुत अच्छी प्रजाति है। यह जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन राज्यों में आती है खरीफ में। फिर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह लेट खरीफ में भी आती है, और कभी कभी रबी में भी लगा सकते हैं आप इसको। मतलब इसको रबी में भी कुछ जगह पे लगाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो इसमें 100 से 105 दिनों में यह रोपाई के बाद इसके लिए आती है, निकासी के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है। और जो रोपाई करते हैं उसमें बुआई के बाद 45 डेज में तैयार हो जाती है। और इसका भी जो उत्पादन है वो 20 से 22 टन प्रति हेक्टर खरीफ में होता है, और लेट खरीफ में 40 से 45 टन होता है। इसकी जो भंडारण क्षमता है वह ज़्यादा नहीं है, 3 महीने तक आप रख सकते हैं उसको। और इसमें जो है अगर काटते हैं हम लोग तो इसमें एक ही सेंटर दिखेगा, मतलब इसको एक आँख वाला बोल सकते हैं आप। तो यह इसकी वही विशेषता है। फिर हमारी एक और वैरायटी है जिसको हम लोग भीमा शक्ति बोलते हैं। भीमा शक्ति मतलब आपको पता ही है कि शक्ति है इसमें, बहुत अच्छी वैरायटी है। यह रबी के लिए है और लेट खरीफ के लिए है। रांगड़ा मतलब यहाँ पर रांगड़ा बोलते हैं, महाराष्ट्र में रांगड़ा बोलते हैं। तो लेट खरीफ, पछेती खरीफ आप बोल सकते हैं उसको, तो उसमें आती है। और जो रबी की वैरायटीज़ है या लेट खरीफ की वैरायटीज़ है वो जब निकलती है तब बाज़ार में भाव गिर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसका और क्वालिटी भी रहती है। तो इसलिए लोगों को ऐसी वैरायटी चाहिए होती है, ऐसी प्रजाति चाहिए होती है जो ज़्यादा दिन तक भंडारण में टिके, भंडारण क्षमता जिसकी ज़्यादा हो। तो ये भीमा शक्ति जो है इसकी भंडारण क्षमता जो है 5 से 6 महीना है। इसकी जो निकासी होती है उसके बाद भी आप 5-6 महीने तक रख सकते हैं, और उसको धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं। जब भी भाव उसके अच्छे आएंगे तब आप निकाल सकते हैं, तो 6 महीने तक आप उसको रख सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन है उसके इसमें जो आता है वो 45 से 50 टन तक भी लोगों ने निकाला है। और यह जो वैरायटी है वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में तो आती है। ये रबी मौसम में आती है। तो रबी की जो भी वैरायटीज़ है वो 125 दिन में तैयार हो जाती है रुपाई के बाद, और रुपाई के लिए इसको 2 महीने लगते हैं, मतलब 60 दिन लगते हैं। उसके बाद जो है ऐसी एक हमारी और एक वैरायटी है भीमा किरण। यह भी रबी के लिए बहुत अच्छी है। इसकी विशेषता ये भी वही है जो भी भीमा शक्ति की है।
बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको भी काटेंगे तो एक आँख वाला आपको प्याज मिलेगा और इसमें भी प्रोडक्शन जो है वो 45 टन तक आप निकाल सकते हैं। फिर और एक हमारे वैरायटी हमने निकाली है, एक प्रजाति निकाली है रबी के लिए ही, उसका नाम है भीमा लाइट रेड। तो जो भी हमारी प्रजाति रबी की है वह थोड़ी लाइट रेड होती है, मतलब डार्क नहीं रहेगी, थोड़े लाइट रहेगी। इसकी भी जो भंडारण क्षमता है वह 5 से 6 महीने है और जो हमने स्टेट्स बताए हैं, जो राज्य बताए हुए हैं, उन सभी राज्यों में आ सकती है। उसके बाद हमने 3 जो प्रजातियां निकाली है वो वाइट की है, मतलब सफ़ेद रंग की है, क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र में विदर्भा रीजन है, तो वहाँ पर लाल रंग की वैरायटी, लाल रंग का प्याज लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको सफ़ेद रंग की किस्म चाहिए होती है। तो इसी के लिए हमने भीमा शुभ्रा, भीमा सफ़ेद और भीमा श्वेता, ये 3 प्रजातियाँ निकाली है सफ़ेद में। तो इसका जो है भीमा शुभ्रा या सबसे पहली भारत की ऐसी प्रजाति है, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ने विकसित की है और भारत की सबसे पहली ऐसी किस्म है। और यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात सभी राज्यों में आती है और यह लेट खरीफ में भी आ सकती है और खरीफ में भी है। और अगर आप लेट खरीफ में करते हैं तो 125 दिन 130 दिन लग जाएंगे इसको। और इसका जो प्रोडक्शन है 20-22 टन प्रति हेक्टर आता है। और यह जो थ्रिप्स आते हैं इसमें तो वो ज़्यादा नहीं आते इसके ऊपर। और ये जो वैरायटी है भीमा शुभ्रा, प्याज का राजा है, तो इसको प्याज का राजा हम लोग बोलते हैं। फिर भीमा सफ़ेद है, तो यह जो वैरायटी है वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटका, तमिलनाडु में आती है। मतलब जितने भी प्याज उत्पादक राज्य है उन सभी में आती है। और वही जो 110 से 120 दिन उनको रोपाई के बाद लगते हैं और इसका जो प्रोडक्शन है वही 18 से 20 टन है प्रति हेक्टर और यह प्रोसेसिंग के लिए अच्छी है। उसके बाद एक भीमा श्वेता नाम की हमारी एक सफ़ेद प्रजाति है प्याज की, वो भी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो भी हमारे प्याज उत्पादक राज्य है उसमें सभी में आती है। और 110 से 120 दिन इनको लगते हैं रोपाई के बाद निकासी के लिए। और इसका भी जो खरीफ का प्रोडक्शन है वो 18 से 20 टन है और रबी में इसको 30 टन तक आता है। मतलब लाल के जैसा नहीं आता है, थोड़ा सा कम आता है। और इसके जो भंडारण क्षमता है वो कम है, 3 महीने तक है। और थ्रिप्स के लिए थोड़ा सहनशील है और इसकी भी प्रक्रिया कर सकते हैं आप, प्रोसेसिंग के लिए अच्छी है। तो यह हमारी प्याज की सारी जातियाँ हो गई, प्रजातियाँ हो गई। उसके बाद जो है हमारी गार्लिक की, मतलब लहसुन की 2 प्रजाति है। एक भीमा ओमकार है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात इन स्टेट्स में आती है, इन राज्यों में आती है। और उसके बाद रोपाई के बाद वो जब लगाएंगे, इसका तो सीड नहीं होता है, इसको आप कली लगा सकते हैं। मतलब लहसुन में उसका बीज नहीं होता है तो आपको कली लगाना पड़ता है। तो ये 120 से 135 दिन के बाद आ जाती है निकासी के लिए। और इसका जो एवरेज प्रोडक्शन है, सरासरी जो औसत उत्पादन है वह 10 से 12 टन है, 10 से 12 टन प्रति हेक्टर है। और यह भी जो थ्रिप्स है उसके लिए सहनशील है। और इसके भंडारण क्षमता जो है वो 6 से 8 महीने है, 6 से 8 महीने तक रख सकते हैं। ऐसी ही एक हमारी भीमा पर्पल है। भीमा पर्पल मतलब पर्पल कलर जो आपको पता है, बैंगनी जैसा थोड़ा सा इसका रंग है, तो उसी के कारण उसको भीमा पर्पल बोला जाता है। भीमा पर्पल ये नाम रखा है हमने। तो वो भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ऐसे इन सभी राज्यों में आती है। और लगाने के बाद 135 से 140 दिन में यह तैयार होती है निकालने के लिए। और इसका जो उत्पादन है वह भीमा ओमकार से थोड़ा कम है, मतलब 6 से 8 टन है प्रति हेक्टर। और इसकी भी जो भंडारण क्षमता है ये 6 से 8 महीने है भंडारण क्षमता। तो इस तरह से ये हमारी सारी प्रजातियां हैं, हमने विकसित की है और सभी जनप्रिय है। यहाँ के फार्मर्स लगाते हैं, पूरे देश के किसान इनको लगाकर मुनाफा पा रहे हैं। यह हमारी प्रजातियां हैं, तो हमारे यहाँ से किसानों को यहाँ मिल जाएगी।
तो इस 1500 रुपये प्रति केजी इसका रेट है। कभी भी 1500 रुपये प्रति केजी रहता है, इसका कम नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यह ना मुनाफा हम लोग लेते नहीं हैं। जितना इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है उतना ही हम उसका हिसाब से ही हम लोग रखते हैं इसका कॉस्ट। इन सब का नाम जो है भीमा से चालू होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो यह सेंटर है, जो निदेशालय है, वह भीमा नदी के किनारे पर है। तो इसलिए जितनी भी हमारी किस्में हैं उनका नाम भीमा से रखा हुआ है। और हमारा यहाँ पर इतनी प्रजाति हम लोग विकसित नहीं करते हैं, तो और भी टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे माइक्रो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी है या ब्रॉड बेड फर्रो नाम की टेक्नोलॉजी है, मतलब ऊंची क्यारियाँ बनाना, वो भी हम लोग किसानों को बताते हैं। तो ये था हमारा आज का खेत खलियान। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। इसी के साथ ही लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन खेत खलियान के नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होंगे आपसे मुखातिब। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।